जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाई पॉलिटिकल पे। राजनीति विज्ञान के 2000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। ये श्रृंखला आपके एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी उन सभी एग्ज़ाम्स जिसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें ये आपकी मदद करेगा। इस श्रृंखला को करने के बाद आप 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे और सही करके आएंगे, और 70% पर तो आपको जेआरएफ भी मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला जो प्रश्न है वो है कि अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में चयन करें। तो पहला आपको दिया है द अनटचेबल्स, सेकंड है हु वर द शूद्राज, थर्ड है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और फोर्थ है द बुद्धा एंड हिज धर्मा। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर दिया हुआ है। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने आंसर सोच लिया है तो उसको देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, CBAD। मतलब कि सबसे पहले एनिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद हु वर द शूद्राज, फिर द अनटचेबल्स और सबसे लास्ट में द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो आइए अम्बेडकर की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में आता है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सेकेंड वाली जो बुक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 40 में, राणा डे गांधी एंड जिन्ना 1943 में, हु वर द शूद्राज 1948 में, मतलब कि आज़ादी के बाद, द अनटचेबल्स 1948 में, आज़ादी के बाद, फिर बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में। ये कब लिखा है? जब वो खुद बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे थे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, फिर गांधी एंड गांधीज्म 1970 में पब्लिश होती है, और रिडल्स इन हिंदुइज्म 2008 में। तो इतनी अम्बेडकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इनको बारे में पता होना चाहिए, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स। देखिए, डेली सुबह उठ करके अपने लिए एक छोटा सा टारगेट सेट करिए, और अपना पूरा दिन आप उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लैक स्किन वाइट मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अन्ना आरेंट, सेकंड है फ्रेंच फैनॉन, थर्ड है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट और फोर्थ है मार्कस ग्रेवेज। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड है, फ्रेंच फैनॉन ने इस पुस्तक को ब्लैक स्किन वाइट मास्क लिखी थी 1952 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है अगले क्वेश्चन पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से स्टेट लिस्ट से हटा करके समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है? आपके पास ऑप्शन है 41st, 42nd, 40th और 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है? नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सेकेंड है इकोनॉमिक सर्वे, थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फोर्थ है नेशनल सैंपल सर्वे। इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, NMPI। ये नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। अगर हम नीति आयोग के संबंध में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या तथ्य हैं उनको देखें, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब कि अभी खुद मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो श्री सुमन बेरी हैं, जिन्होंने 1 मई 2022 को अपना पद ग्रहण किया। और नीति आयोग के CEO का नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो इतनी बातें आपको नीति आयोग से संबंधित पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?
पहला है मायरॉन वीनर ने भारतीय विडंबना से संबंधित अवधारणा दी, रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था से संबंधित, सुहास पलसीकर ने परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था और योगेंद्र यादव ने प्रथम लोकतांत्रिक आयोग से संबंधित विचार दिए। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, योगेंद्र यादव ने तृतीय लोकतांत्रिक आयोग का विचार दिया था, उससे संबंधित अपने सिद्धांत दिए थे। तो इसका मतलब कि बाकी के जो तीन है वो क्या है, वो सही है। मतलब कि मायरॉन वीनर ने को क्या दिया था, वो किससे संबंधित है, भारतीय विडंबना से संबंधित। रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था से, उन्होंने कांग्रेस की व्यवस्था के ऊपर अपने विचार दिए थे। और सुहास पलसीकर ने परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था से संबंधित विचार दिए थे। और योगेंद्र यादव ने थर्ड लोकतांत्रिक आयोग की बात की थी। अब आता है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी कौन नहीं है। चार ऑप्शन है, CPIM, सेकंड है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड है SP, समाजवादी पार्टी, और फोर्थ है BSP, बहुजन समाज पार्टी। एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि आंसर क्या होगा, और फिर अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड, SP, समाजवादी पार्टी। SP एक राज्य स्तरीय दल है जो कि यूपी में स्थित है। टोटल अगर हम बात करें राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों की वर्तमान में, तो टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि राज्य स्तरीय दल बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल आपके केवल 8 हैं अभी में। तो कौन कौन से हैं, BSP, BJP, CPI, CPIM, उसके बाद INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिक्स्थ है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सेवेंथ है आपका AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और एट्थ है NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करना है, देखिए ऑर्डर में ये पहले क्या आता है, BSP, BJP, फिर CPI है, तो CPI में दोनों है, CPI और CPIM, फिर INC और NCP, कांग्रेस हो गया, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो INC NCP ये दो एक साथ हो गए, और लास्ट में क्या हो गए, AITC, ममता बनर्जी की पार्टी है, और एट्थ है NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और अभी आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने क्राइटेरियाज को लगभग पूरा कर लिया है। तो हो सकता है कि नौवीं जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कौन बन सकता है, वो आम आदमी पार्टी बन सकती है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है। क्या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, या फिर अधीनस्थ न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है कि वे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यह काम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिटों को जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान किया गया है, किसके द्वारा, किस संविधान से इन प्रावधानों को हमने लिया था। तो पहला है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है जर्मनी का वीमर संविधान, थर्ड है अमेरिकी संविधान, और फोर्थ है कनाडा का संविधान। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, जर्मनी के वीमर संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगित करने का प्रावधान लिया है। अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह पहला कौन सा देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इंडिया, बर्मा, इंडोनेशिया, या फिर श्रीलंका। एक सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद होता है। उसके बाद इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, 2 साल बाद। बर्मा 4 जनवरी 1948, और श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को। तो देखिए किस क्रम में ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था। 2001, 2002, 2004, या फिर 2005 में। एक सेकेंड का पॉज करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। देखिए आपसे कई बार आपसे ये जो 12 अक्टूबर है ये भी पूछा जाता है, 10, 11, 12 इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट लागू हुआ था।
अब अगर हम बात करें अपने कल के प्रश्न की, तो कल हमने पूछा था कि यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा रजनी कोठारी। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। और अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कि संसद सार्वभौम संस्था है। दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा है राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है। और चौथा है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस एफर्ट ही सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस है। डेली इम्प्रूवमेंट करिए, डेली एफर्ट्स डालिए, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए या इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।